नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और मैं आपको सुनाऊंगी कोरोना वायरस और देश दुनिया की खबरों का ताजा अपडेट। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच एशियाविल की टीम साइकिल से जमीनी जायजा लेने निकल पड़ी है। हमारे संवाददाता श्रुतिन लाल और दिव्योत दास दिल्ली से अलग अलग रास्तों के जरिए लखनऊ तक का सफर तय करेंगे। सफर के 5वें दिन यानी आज ये टीम मथुरा, आगरा होते हुए शिकोहाबाद की तरफ बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव, कस्बों, शहरों के क्या हालात हैं, वहां बाहर से आए प्रवासी कामगारों की क्या स्थिति है और इन रास्तों के जरिए पैदल घर पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे लोग सरकारी व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं, इन तमाम मसलों को टटोलने की कोशिश की। आगरा से निकलते ही हमारी टीम को एक ऐसी बस मिली जो आसपास के मजदूरों को बिहार और पश्चिम बंगाल ले जा रही है। इन सब से किराए के तौर पर हजारों रुपए वसूले गए। एक यात्री भावेश दास ने बताया, ये जो है ना हमसे पैसा लिया 88,000 रुपए, मतलब 15 आदमी 17 आदमी का अपना। जो हम लोग दिया वही बात बोलेंगे हम लोग, जो पैसा अपना लगा है खुद के जेब से। लेकिन जब एशियाविल की टीम ने सुविधा मुहैया कराने वाले से इस बाबत पूछा तो वो साफ मुकर गया। बुकिंग ऐसे मतलब उनसे बात किया, साहब कहा क्या क्या करना है, जैसे आप हो, जैसे कोई भी रोड पे मिल गए उनसे पूछा, साहब हमको गाँव जाना है, क्या करना है नहीं करना है, बस। अच्छा, और ये 4,800 रुपए जो लग रहा है ये सरकार को जा रहा है? नहीं, इतने पैसा नहीं लग रहा कोई। वो जो बोला कि 4,800 नहीं लग रहा इतने पैसे। बता दें, हम सफर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान सरकार ने कुछ CSR के जरिए ये सुविधा शुरू की। प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बुकिंग करने वाले कर्मचारी मजदूरों से पैसे ऐंठ रहे हैं। थोड़ा आगे निकलने पर रास्ते में टीम को मजदूरों का एक जत्था मिला जो हरियाणा से पश्चिम बंगाल जा रहा था। ये लोग ईद मनाने के लिए हरियाणा के महेंद्रगढ़ से 4 दिन पहले अपने घर को निकले, लेकिन पश्चिम बंगाल के मालदा के लिए इन्हें अभी 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सिराजुल है। सिराजुल? हाँ जी। तो जी आप लोग कहाँ से आ रहे हो? हम लोग आ रहे हैं महेंद्रगढ़ से, हरियाणा से। महेंद्रगढ़ हरियाणा से? हरियाणा से। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे वो बिजली वाला काम कर रहा है, खंभा वाला काम कर रहा है। तो वहाँ से कहाँ जा रहे हो अभी? जब ही जाना है हम लोग को मालदा बंगाल में। बंगाल में। कितने लोग हो आप? हम 14 आदमी है सर। तो कैसे जा रहे थे? चल के जा रहे थे? नहीं, हम लोग का आया था वो एक लॉरी, वो ट्रक रिजर्व किया था। ट्रक रिजर्व करने के बाद वो आया था यूपी बॉर्डर में आके, उधर हम लोग को छोड़ दिया था। ठीक है, छोड़ के बोल रहा है ये ठीक है जाओ, टोल टैक्स पार हो जाओ, हम आ रहा है पीछे से। वो गाड़ी उड़ी चेक इन करना है, पुलिस में चेक इन कर रहे हो तो जाओ आगे जाओ। आगे जा रहा था, पीछे घूम के देख रहा है जो गाड़ी लेके भाग रहा है। भाग गया? तो उसके लिए कुछ पैसा लिया था? पैसा लिया था और 37,500 रुपये लिया था उसने। और कितने लोग थे आप? 14 आदमी था सर। 14 आदमी? 37,500 दिया था उसको, और उसका साथ किराया बात हुआ था मेरा 70,000 रुपया जो मालदा तक छोड़ने के लिए। तो आप लोग बंगाल वापस क्यों जा रहे हो? उधर काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उधर काम नहीं मिल रहा था, खाने वाने का दिक्कत है। काम नहीं मिला? हम लोग उधर 1 महीने से बैठा था। इनमें से एक मोहम्मद अख्तर अली के पैर में चोट लगी है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार पैदल चल रहे हैं। तो ऐसे पा लेकर कैसे भी जा रहा है सर? अभी क्या करना, मजबूरी पड़ गया है सर। अभी पैसा नहीं, गाड़ी नहीं मिल रहा है सर, कैसे करेंगे हम लोग? कोई गाड़ी में हाथ लगा दो, नहीं कर रहा है, चल रहा जा रहा है सर, ऐसा ही कर रहा है सर। पुलिस को बताया था? पुलिस को बताया, पुलिस बोल रहा है उधर आगे जाओ ऐसा ही करके भेजता है सर। घर कैसे जाओगे? अभी जा रहा है सर, पैदल से जा रहा है, क्या करेगा, गाड़ी उड़ी मिलेगा तो। कितना दूर है मालदा? अभी मालदा 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर कैसे चल के जाओगे? अभी जा नहीं चाहेगा सर, क्या करेंगे, मजबूरी। बता दें, मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की आशंका के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट सबसे बदतर मौसम की ओर इशारा करता है, लेकिन पैरों में छाले लिए मजदूरों का पलायन अब भी जारी है। हमारी टीम लगातार आगे बढ़ रही है। आप दिव्योत और श्रुतिन की लाइव रिपोर्टिंग एशियाविल हिंदी के पेज पर पढ़ सकते हैं।
कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी उड़ान सेवा को 2 महीने बाद आज फिर से शुरू किया गया है। पहले ही दिन विमान सेवाएं काफी अस्त व्यस्त रही। कुछ राज्यों ने फ्लाइट की उड़ान भरने के कुछ घंटों पहले उड़ानों की संख्या निर्धारित करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक देश भर में 80 से ज्यादा फ्लाइट्स इस अफरा तफरी के कारण रद्द करनी पड़ी। आखिरी समय में किए गए इन फैसलों की वजह से कई लोगों के टिकट रद्द कर दिए गए और नतीजा ये हुआ कि बहुत से यात्री हवाई अड्डों पर यात्रा की अनिश्चितता के माहौल में फंस गए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में विमानों के बीच की सीट खाली रखने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाई गई एयर इंडिया की फ्लाइटों में बीच की सीट खाली होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 10 दिन यानी 6 जून तक विमानों के बीच की सीट की बुकिंग की इजाजत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एयर इंडिया को कहा है कि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीट पर यात्रा को इजाजत ना दी जाए। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट में एयर इंडिया के एक पायलट ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी कि वो कोविड-19 की महामारी से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए 22 मई को मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बीच वाली सीट खाली रखी जानी चाहिए और नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए इस पर निर्देश जारी करे। और अब कोरोना वायरस पर अपडेट। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। देश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,977 नए मामले सामने आए, जो एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान कोरोना ने 154 लोगों की जान ली। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के 77,103 एक्टिव मामले हैं, जबकि अभी तक कुल 1,38,845 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 57,720 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर बरपाया है। यहां से 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, यानी देश के कुल आंकड़ों का 1/3 हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में ही है, जबकि 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 16,000 को पार कर गई, तो मरने वालों की तादाद भी 100 के पार चली गई। गुजरात में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,063 हो गई, तो मृतकों की संख्या भी बढ़कर 858 तक पहुंच गई। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के कुल मामले 14,053 हो गए हैं। अब तक 276 लोगों की मौत हो चुकी है। तो राजस्थान में संक्रमितों की कुल संख्या 7,173 हो गई, जबकि 163 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज 6,000 का आंकड़ा पार हो गया। बता दें, बढ़ते मामलों के साथ भारत कोविड-19 की महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में 10वें नंबर पर आ गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 54 लाख को पार कर गए, तो मरने वालों की तादाद भी 3,45,000 के ऊपर चली गई। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में 54,28,388 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमितों की संख्या और मौतों के आंकड़ों में अमेरिका अब भी पहले स्थान पर बना हुआ है। अमेरिका में 16,43,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहां 97,772 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से ब्राजील अब रूस से आगे हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शनिवार को दक्षिण अमेरिका को कोरोना महामारी का नया केंद्र बताया था। ब्राजील में अब तक 3,63,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं रूस में ये आंकड़ा 3,53,000 का है। हालांकि मौतों की संख्या में दूसरे नंबर पर अब भी ब्रिटेन है। ब्रिटेन में कोरोना ने 36,875 लोगों की जान ली है। उधर फ्रांस में लॉकडाउन लागू करने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले रविवार को सबसे कम रहे। अब ये उम्मीद की जा रही है कि फ्रांस ने इस महामारी का सबसे बुरा दौर देख लिया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने लॉकडाउन के प्रावधानों में 1 जून से और ढील देने का फैसला किया है। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने राष्ट्रीय आपातकाल हटाने की घोषणा की है।
हॉकी ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर का पंजाब के मोहाली के एक अस्पताल में आज निधन हो गया। वो 95 साल के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सोमवार को सुबह उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से खेल जगत में मायूसी छा गई। बलबीर सिंह सन 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा मॉडर्न ओलंपिक इतिहास के 16 आइकॉनिक खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय और एशियन खिलाड़ी थे। मेंस हॉकी के फाइनल में किसी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड आज तक उनके नाम ही है। बलबीर सिंह ने 1947 से लेकर 1958 तक हॉकी खेला और इस दौरान उन्होंने कुल 246 गोल किए। हॉकी में बलबीर सिंह के अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें 1957 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके बाद 2015 में हॉकी इंडिया द्वारा उन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। ये थी आज के इस पॉडकास्ट की अभी तक की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियावेल हिंदी के साथ। ये सारी खबरें आप डिटेल में एशियावेल हिंदी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।